Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 8 civics first chapter, the Indian Constitution, and we were discussing some of its key features. So by the beginning of 20th century के starting तक यानी कि 1900 and something तक, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. इंडियन नेशनल मूवमेंट एक्टिव था और कुछ डेकेड हमें हो गए थे. डेकेड हम बोलते हैं अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, हिंदी में दशक कहा जाता है. सो कुछ डेकेड्स हमें हो गए थे स्ट्रगल करते करते अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिश रूल से. फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला जाता है 1857 के रिवोल्ट को. हालांकि इससे पहले भी रिवोल्ट हुए हैं, बट यहाँ पर हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की. तो अगर हम इस डेट से भी चले, 20th सेंचुरी कब स्टार्ट होती है? 1900 में, 1900 टू 1999. तो यानी कि इस पीरियड में भी मोर देन 4 डेकेड्स, 40 साल से ज़्यादा हो गए थे हमें स्ट्रगल करते हुए. एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक. इस टाइम पर जो हमारे नेशनलिस्ट थे, स्ट्रगल के साथ साथ वो इस बात को भी टाइम दे रहे थे, इस चीज़ को इमेजिन कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि फ्री इंडिया कैसा दिखेगा. कल को ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर्स हमें फ्री कर दे और हमें यही ना पता हो कि देश कैसे चलाना है. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. Britishers के अंडर उन्हें उन रूल्स को फॉलो करना होता था जिनको बनाने में उनका बहुत कम रोल रहा है. यानी कि ब्रिटिशर्स रूल बनाते थे हमारे लिए और हमें उन्हें मानना होता था. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally. सो बहुत लंबे टाइम तक अथॉरिटेरियन रूल के अंडर रहने के बाद, अथॉरिटेरियन रूल में जो अथॉरिटी होती है वो सारी गवर्नमेंट के पास होती है, लोगों का कोई रोल नहीं होता रूल्स बनाने में या गवर्नमेंट को फॉर्म करने में. सो इतने लंबे टाइम तक हम ब्रिटिश रूल के अंडर रहे हैं. उसके बाद इस बात से तो हम कन्विंस थे, हम जानते थे कि फ्री इंडिया में डेमोक्रेसी होगी जहाँ पर सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और लोगों को अलाउ किया जाएगा कि वो गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट करें. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India. अभी क्या करना बचा था कि ये गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी तो होनी है लेकिन गवर्नमेंट कैसे सेटअप होगी. जानते हैं आप, 2 टाइप के सिस्टम होते हैं डेमोक्रेसी में भी. एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जो कि इंडिया में है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जैसे कि यूएसए में है जहाँ पर प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है. सो कैसे, कौन सी डेमोक्रेसी हम लोग अडॉप्ट करेंगे एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन द फंक्शनिंग, क्या रूल्स होंगे जिससे कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग डिसाइड होगी. दिस वॉज नॉट डन बाय वन पर्सन, ये किसी एक आदमी ने नहीं किया ये काम, बट अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. लेकिन लगभग 300 लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बने 1946 में, एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स. अगले 3 सालों तक टाइम टू टाइम वो लोग मिलते रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए. और 3 साल के बाद ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया था. अगर आप प्रियम्बल में देखें तो उसमें यही डेट गिवन है. हालांकि इनैक्ट 1950 को हुआ ये 26 ऑफ जनवरी, लेकिन ये डेट भी आपके लिए याद रखनी इंपॉर्टेंट है. 26 ऑफ नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था और हमारी असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया था. ओके, एक पिक्चर आपको दी है लेफ्ट में. देयर वॉज an extraordinary sense of unity among the members of constituent assembly. constituent assembly के जो members थे उनमें unity थी. each of the provision of the future constitution was discussed in great detail. हर एक जो provision था constitution का उसको डिटेल में डिस्कस किया गया, किस तरीके से उसको इनैक्ट किया जाएगा, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं फ्यूचर में. एंड देयर वॉज अ सिंसियर एफर्ट टू कॉम्प्रोमाइज एंड रीच एन एग्रीमेंट थ्रू कंसेंसस. और एक ग्रेट एफर्ट लिया सभी ने कॉम्प्रोमाइज़ करने का. अगर मान लीजिए 2 लोग हैं और किसी एक टॉपिक पर दोनों के विचार बिल्कुल अलग है, तो किसी तरीके से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके दोनों ही एक कंसेंसस पर पहुंचे. द अबव फोटो शोज सरदार वल्लभ भाई पटेल, अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. यहाँ पर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे. These members of the constituent assembly had a huge task before them. ये जो लोग थे 300 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अराउंड 300, इनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क था कंप्लीट करने के लिए. द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर. इंडिया जैसे आप जानते हैं बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ पर लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, तब यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते थे, डिफरेंट रिलीजन्स थे, कल्चर्स डिफरेंट थे.
तो उन सब के लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत बड़ा टास्क था. ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, और जब ये संविधान लिखा जा रहा था, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल. टर्मोइल यानी कि कन्फ्यूजन से भारत जो है वो गुजर रहा था. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इमिनेंट. इमिनेंट मतलब बहुत नज़दीक था. इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है, जैसा कि बताया गया आपको कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले. सो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होना था. सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर. इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो एक तो इंडिया पाकिस्तान था, कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे, जैसे कि हैदराबाद था, जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, सिक्किम, इंदौर. तो यहाँ पर जो इनका फ्यूचर अनडिसाइडेड था. इनको जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ऑप्शन दिया था, आप चाहे तो इंडिया का पार्ट बन सकते हैं, पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं. इंडिया के जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, पटेल जी ने, जो कि हमारे पहले होम मिनिस्टर भी थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये काम किया इन सबको इंडिया में मिलाने का. एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ इंडिया अपीयर डिसमल. और यहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी बहुत डिसमल, यानी कि बहुत ख़राब दिखाई दे रही थी. गरीबी बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादातर लोग जो एग्रीकल्चर है उसी पर ही डिपेंडेंट थे. ऑल ऑफ दीज इशू प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, जो मेंबर्स थे उनके, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, सभी चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी कि देश अलग भी होना है, कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी है, देश के जो लोग हैं उनकी क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है. दे रोज टू दी ओकेजन, और उन्हें ये जो एक जिम्मेदारी दी गई थी इसको उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा किया. एंड गेव द कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट, और एक जिसका हमने विजन, जो हमने जैसा सोचा था, जो कल्पनाशील एक जो डॉक्यूमेंट था वो हमारे देश को दिया. दैट रिफ्लेक्ट अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, जो कि डाइवर्सिटी की भी रिस्पेक्ट करता है, वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, और हमारी जो देश की यूनिटी है, एकता है, उसको भी बनाए रखता है. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms. तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट था, यानी कि हमारा जो संविधान था, उसमें ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से वो कंसर्न है जो पॉवर्टी है उसको इराडिकेट करने के लिए. इराडिकेट करना यानी कि ख़त्म करने के लिए, एज वेल एज द एम्फेसाइजिंग द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. और जो लोग हैं देश के, उनको किस तरीके से क्रूशियल रोल प्ले करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के लिए. राइट में आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक पिक्चर दी है. बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सम सेफ गार्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. इनका ऐसा मानना था क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट है, उसके एक मेंबर है, तो इसकी वजह से देश के शेड्यूल कास्ट को कुछ सेफ गार्ड मिलेगा. इससे पहले हमने देखा प्रीवियस क्लास की बुक में कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो और बाकी जो कुछ बैकवर्ड क्लासेस थी, उनके साथ पहले बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव किया जाता था. बट ही ऑल्सो स्टेटेड, लेकिन उन्होंने ये भी कहा दैट ऑल्दो द लॉ माइट एग्जिस्ट, कि हालांकि कानून है, शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड अ रीज़न टू फेयर, लेकिन अभी भी शेड्यूल कास्ट के पास कुछ रीज़न है डरने के, बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉज वर इन दी हैंड्स ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर. ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी रही थी इनकी कि क्योंकि जो लॉज हमने बना दिए हैं, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनको लागू कौन करेंगे, यहाँ के कास्ट हिंदू ऑफिसर्स ही करेंगे. इसीलिए जो देश के अभी भी बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट है, उनको डरने के कुछ कारण उनके पास अभी भी है. ही देयरफॉर आस्क्ड शेड्यूल कास्ट टू जॉइन द गवर्नमेंट एज वेल एज सिविल सर्विसेज. तो उन्होंने देश के शेड्यूल कास्ट को बोला कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन करिए, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करिए. चलिए आगे आते हैं. लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नीचे कुछ की फीचर्स दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. वाइल रीडिंग दीज, जब आप इनको पढ़ रहे हो, कीप इन माइंड द अबव मेंशन कंसर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन. तो जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की है कि डाइवर्सिटी है इंडिया में, हमें यूनिटी भी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, लोग बहुत गरीब भी है, और वो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन भी कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, सरकार बना सके. दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद. ग्रैपल करना यानी कि किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं बना रहे थे, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे. तो जब आप इनको रीड करें फीचर्स को, तो ये चीज़ें आप भी ध्यान में रखेंगे. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न्स. और समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से इन्होंने इन सभी कंसर्न्स को एक तरीके से बैलेंस किया विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग
डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ओके, सबसे पहला है फेडरलिज्म। पहले जनरली बता देते हैं, फेडरलिज्म एक तरीके से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है। ऐसा ना हो कि सारी पावर एक के ही पास हो, जैसा कि आपने देखा ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमेरिका में आप देखेंगे उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें ऐसा नहीं है। जो पावर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, कुछ चीज़ें सेंट्रल के पास है, कुछ पावर्स कुछ उन्होंने स्टेट्स को दे दी है। अभी तो 3 टायर चलता है, कुछ एक पंचायती राज भी बना दिया गया है, यानी कि कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो कि यहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी ले सकती है। तो फेडरलिज्म का मतलब है हमारे संविधान में पावर को सेंट्रलाइज करके नहीं रखा गया, किसी एक आदमी को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब रीड करते हैं। सबसे पहला फीचर है की फीचर फेडरलिज्म। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। इंडिया में स्टेट लेवल की भी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रेड अबाउट दिस इन क्लास 6th बुक। 6th क्लास की बुक में आपने पंचायती राज के बारे में पढ़ा, जो कि लोकल गवर्नमेंट है। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन क्लास 7th बुक। 7th क्लास में आपने स्टेट गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं वो रीड किए। एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस साल हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में रीड करेंगे। देखो, एक पूरे देश के लिए है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है हर स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, और एक है विलेजेस के लिए पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं शहरों में, ये है लोकल गवर्नमेंट। और तीनों में ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुन के आते हैं, इन सभी के इलेक्शंस होते हैं। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिवाइस करना है, तैयार करना है, that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेड है वो दिल्ली में बैठ के पूरे देश के लिए डिसीजंस ना लें। Instead it was important to have another level of government in the state। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक और लेवल की गवर्नमेंट हो स्टेट में, सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो डिसीजंस ले सके, क्योंकि वो उसको अच्छे से क्लोजली जानते हैं। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्साइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इशूज़। कुछ इशूज़ पर स्टेट गवर्नमेंट को फुल पावर दी गई है, वो डिसीजंस ले सकती है, लॉज बना सकती है। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट ऑल ऑफ दी स्टेट फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो कि नेशन एज अ होल को इन्वॉल्व करते हैं, नेशनल कंसर्न में होते हैं, उन पर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और सभी जो स्टेट्स हैं उनको वो मानने होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की लिस्ट बताई गई है। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें उन सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिन पर लॉज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। उसके बाद है स्टेट लिस्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर कि स्टेट गवर्नमेंट ही सिर्फ लॉ बना सकती है। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर कि दोनों गवर्नमेंट रूल्स लॉज बना सकती है। जैसे कि हम एजुकेशन की अगर बात करें तो वो यूनियन और स्टेट दोनों ही उसको बना सकती है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में। इसलिए आपने देखा होगा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के, हर स्टेट की गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स होते हैं। ओके, सो इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम, तो फॉर द वर्क दैट इट डज। जो काम ये कर रही हैं उनके लिए इन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा, कौन कौन सी टैक्स की अथॉरिटीज़ ऐसी है जिनका पैसा स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कौन से टैक्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस कलेक्ट करती है, कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं। ये सब कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट नहीं है, बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उनको पावर दी है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है उन्हें चीज़ें करना, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तीनों लेवल की गवर्नमेंट जो रूल्स लॉज पॉलिसीज बनाती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ के लोगों को गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट की फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म, जहाँ पर पार्लियामेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ज़्यादा होती है प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में। तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, हम थोड़ा बहुत फेमिलियर थे उससे। अगर देखें ब्रिटिश राज
1858 से स्टार्ट हो गया था रिवोल्ट के बाद। उससे पहले हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक रूल किया है और ये चला 1947 तक, इंडिपेंडेंस तक, यानी कि लगभग 100 सालों तक हमने देखा है ब्रिटिशर्स को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काम करते हुए। तो हम उससे थोड़ा सा फेमिलियर थे, थोड़ा जानते थे उसको, इसीलिए हमने गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है उसको चूज किया। अब ये क्या है, और भी बहुत सारे रीजंस थे इसे चुनने के जो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। जो हमने 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट पढ़े, स्टेट एंड देन सेंटर, स्टेट एंड देन लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, तीनों के इलेक्शंस होते हैं, लोग वोट कास्ट करते हैं, उनको उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुना जाता है। योर क्लास 7th बुक बिगैन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। 7th क्लास में आपने कांता की स्टोरी पढ़ी थी जो कि लाइन में खड़ी हुई थी वोट कास्ट करने के लिए। When the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchise, जब हमारी Constituent Assembly ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, इसमें क्या होता है, एक सर्टेन एज फिक्स कर दी जाती है जो कि इंडिया में 18 ईयर्स है। उसके ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन को मानते हो, किसी भी जेंडर के हो, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो भी रहा हो, उनके पास इक्वल राइट है वोटिंग का। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, सभी की वोट की इक्वल वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो जब इसको अडॉप्ट किया गया, श्री A.K. अय्यर जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, रिमार्क दैट दिस वाज डन विद एन अबेंडेंट फेथ इन कॉमन मैन। तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ के आम लोगों में बहुत विश्वास है एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, और डेमोक्रेसी की को सक्सेसफुल बनाने का उनका जो बिलीफ है लोगों में, that the introduction of democratic government on the basis of universal suffrage will bring enlightenment लेकर आएगी and promote करेगी the well-being and standard of life को, the comfort and the decent living of common man को। ये फोटो आपको दी हुई है नीचे, लोग लाइन में खड़े हुए हैं अपनी वोट को कास्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है कि सभी जो सिटीजन हैं उनके पास इक्वल राइट ऑफ वोटिंग होगा। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक ही बात है। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो संविधान बना रहे थे, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो उनको लगा कि लोगों ने इतने लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया है, अब वो तैयार है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए। उन्हें पता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट उनको चाहिए, किनको उन्हें वोट करना है, एंड दैट दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट भी उनका तैयार होगा एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज। और जो ये एक हायरार्की बना दी है कि जेंडर में अगर हम देखें तो मेन सुपीरियर है वेमेन से, कास्ट में अलग अलग ये है कि अपर कास्ट के लोग हैं, ये लोअर कास्ट के लोग हैं, वो सब भी एक तरीके से उसका जो क्लच है वो भी ब्रेक होगा। दिस मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। हमारे जो देश के लोग हैं, डायरेक्ट रोल है उनका रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने में, गवर्नमेंट फॉर्म करने में। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू पीपल। अब ये नहीं कि आप चुनाव जीत गए सो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है 5 सालों के लिए, ये अकाउंटेबल होते हैं लोगों के प्रति, जवाबदेही इनकी होती है। यू विल रीड मोर अबाउट वाइल रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, इसके बारे में डिटेल में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर्स को सेपरेट करना, बांटना। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, इन 3 चीज़ों को मिलकर कोई भी सरकार बनती है। दीज आर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। एक तो है लेजिस्लेचर जो कि लॉ रूल्स बनाती है, एक है एग्जीक्यूटिव जो कि लोगों से उनको मनवाती है, उनका पालन कराती है, उन्हें एग्जीक्यूट करती है ग्राउंड लेवल पर, और एक है जुडिशरी जो कि उनके रिगार्डिंग कोई शिकायत है, कंप्लेंट है लोगों की कि जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो लेजिस्लेचर है, लॉज बना रहे हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर रहे हो, तो ये सभी जुडिशरी देखती है। इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर का मतलब है जो रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट किया। एग्जीक्यूटिव एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन लॉज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए और गवर्नमेंट को रन कराने के लिए। रूल्स आपने बना दिए, अब लोगों से उन्हें मनवाना भी तो है, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, तो वो काम करते हैं एग्जीक्यूटिव। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री। हमारे देश में जो कोर्ट का एक सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, देन डिस्ट्रिक्ट लोकल कोर्ट्स हैं, सो उनका जो एक ही पूरा सिस्टम है वो जुडिशरी का पार्ट है।
In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. तो कोई भी इनमें से अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए तीनों को बिल्कुल अलग अलग काम दिए गए हैं. थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन दी अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. एक ऑर्गन चेक रख सकता है दूसरे गवर्नमेंट क्या दूसरा जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है वो क्या काम कर रहा है. जैसे कि लेजिस्लेचर वाले देखते हैं जुडिशरी को, अगर कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है तो लेजिस्लेचर उसको इम्पीच कर सकता है, उसकी पोजीशन से हटा सकता है. सिमिलरली जुडिशरी को अगर लगता है कि सरकार ने कोई लॉ बनाया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी बेसिक रूल के अगेंस्ट है तो वो उसको कैंसिल आउट कर सकती है. ओके, सो एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं, इंश्योर करते हैं कि पावर का जो बैलेंस है इन तीनों में वो बना रहे. ये फिर से एक और पिक्चर आपको दी हुई है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, उनको ये थोड़ा डर था कि एग्जीक्यूटिव जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और लेजिस्लेचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इग्नोर करेंगे, इसलिए एक असेंबली ये जो है इन्होंने इंक्लूड किए बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं इन तीनों की पावर को लिमिटेड बनाते हैं. ओके, अभी यहाँ बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है. एक वर्ड है स्टेट जो कि इस चैप्टर में यूज़ किया गया है. वैसे पॉलिटी में जनरली आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इंडियन स्टेट ने ये डिसीजन लिया, द नेपाली स्टेट, द स्टेट ऑफ यूएस. तो स्टेट का मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है. स्टेट रिप्रेजेंट करता है सॉवरेन पीपल को, फ्री लोगों को जो उस देश की टेरिटरी के अंदर रहते हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसमें जो लोग रहते हैं. अब द स्टेट ऑफ चाइना ये इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता क्योंकि चाइना में लोग फ्री नहीं है गवर्नमेंट को चूज करने के लिए. ओके, तो स्टेट को और गवर्नमेंट वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना है. स्टेट डिफरेंट है और गवर्नमेंट डिफरेंट है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट की फीचर है फंडामेंटल राइट्स. भारत में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, हमारा संविधान सभी को 6 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार देता है. यहाँ पर गिवन है आपको लेफ्ट साइड में, ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का, समानता का अधिकार. इसमें 4 चीजें कही गई है. सबसे पहले तो ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर है. दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री. देश का जो कानून है वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा और इक्वली पनिश भी करेगा. सेकेंड, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स. किसी के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा. नेक्स्ट इज एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर जाने से कोई आपको मना नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग चाहे वो प्ले ग्राउंड्स हो, होटल्स हो या फिर शॉप्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के नौकरी के मामले में स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. बट देर आर एक्सेप्शंस टू दिस, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है. कोटा का नाम आपने सुना होगा. हमारी जो कुछ बैकवर्ड क्लासेस है उनको इक्वल लेवल पर लाने के लिए कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है. सो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इस बुक में. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन अबॉलिश्ड. जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, छुआछूत जो थी भारत में, उसको भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है राइट टू इक्वालिटी के अंडर. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, फ्री होना यानी कि आज़ाद स्वतंत्रता का अधिकार. दिस इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार है आपको, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, एसोसिएशंस फॉर्म करने का. फ्रीली आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में रह सकते हैं. आपको राइट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन या बिजनेस. नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट यानी कि शोषण के अगेंस्ट अधिकार. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, मना करता है, रोक लगाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर. किसी के पास राइट नहीं है किसी पर्सन को वो सेल कर सके या परचेज कर सके, बेचना या खरीदना ह्यूमन बीइंग का. फोर्सफुली आप किसी से लेबर काम नहीं करा सकते. और किसी भी 14 ईयर से कम एज वाले बच्चे को एम्प्लॉयमेंट यानी कि किसी भी टाइप की मजदूरी कराना, ये भी कानून के खिलाफ है. ये आता है नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में. नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन को, धर्म को मानने के लिए आप फ्री है, स्वतंत्र है. रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, सभी को ये दी गई है. हर पर्सन के पास राइट है प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपेगेट करने का रिलीजन को, जो भी उनके चॉइस का रिलीजन है. नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस और या फिर लिंग्विस्टिक, कोई लैंग्वेज है जो माइनॉरिटी में है, कोई रिलीजन है, वो उनके खुद के इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं उनकी जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए और डेवलप करने के लिए.
लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये अलाउ करता है सभी सिटीजन को टू मूव द कोर्ट if they believe that any of these fundamental rights has been violated by state. Okay, चलिए नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। The section of fundamental rights has been referred to as the conscience of the Indian Constitution. ये जो सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्शियंस यानी कि उसकी आत्मा कहा गया है। colonial rule had created a certain suspicion on the state of the minds of the nationalists that they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse ऑफ स्टेट पावर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, जैसे कि हमने कॉलोनियल रूल में देखा ब्रिटिशर्स ने उनकी पावर का कितना मिसयूज़ किया, तो एक तरीके से हमारे जो नेशनलिस्ट थे उनके माइंड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी इस चीज़ को लेके। वो सस्पिशियस थे कि कहीं बाद में जो गवर्नमेंट चूज़ करके हम भेजेंगे, चूज़ करके आएगी, लोग वोट करेंगे जिसके लिए, बाद में आके वो अपनी पावर को ऐसा ही मिसयूज़ ना करें। So fundamental rights therefore protect every citizen against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. तो स्टेट के पास जो एक आर्बिट्री यानी कि मनमाने ढंग से और एक एब्सोल्यूट पावर है, पावर को एक्सरसाइज करने का जो एक राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स उससे प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। तो चाहे गवर्नमेंट हो हमारी, चाहे कोई दूसरा पर्सन हो, आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, उनका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। Moreover, the various minority communities also express the need for the constitution to include a right that will protect their groups. अब कुछ minorities भी हैं जिन्होंने की ये नीड को एक्सप्रेस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी भी चीज़ें हों जो कि उनके ग्रुप को, क्योंकि वो माइनॉरिटी में, उनको प्रोटेक्ट कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटी द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा भी है अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, देयर ऑब्जेक्ट्स आर टू फोल्ड, कि उनके दो ऑब्जेक्टिव है, दो अलग अलग उद्देश्य हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग रहते हैं भारत में, सबसे पहले तो वो इस पोजीशन में हो कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सके। अगर कहीं उनका वायलेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सके। और दूसरा ये, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws। जितने भी अथॉरिटी है जिनके पास ये पावर है, कानून वो बनाती है, तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखे कि लोगों के पास ये फंडामेंटल राइट्स है और उनका कोई भी बनाया हुआ कानून उनके फंडामेंटल जो राइट्स हैं, जो अधिकार है, उसको वायलेट ना करता हो। ओके, इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स के अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेट्स के लिए कुछ डायरेक्टिव्स हैं, कुछ डायरेक्शंस हैं। ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हैं कि कैसे लॉज उन्हें बनाने चाहिए जो कि सिटीजन्स के फेवर में हो। हालांकि DPSPs में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, इतने सोर्सेज नहीं है कि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, तो DPSPs जो है इनको नॉन जस्टिसिएबल रखा गया है। यानी कि गवर्नमेंट अगर इनको करती भी नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये सभी जस्टिसिएबल है। जो लास्ट है इनफैक्ट वो ये आपको राइट देता है कोर्ट में जाने का। दिस सेक्शन वॉज डिजाइंड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म हो। जो सरकार है हमारी वो लोगों के फेवर में कानून बनाए, एंड टू सर्व एज अ गाइड, एक गाइड है एक तरीके से इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट के लिए, टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस, कि लोगों की जो गरीबी है वो कम हो। एक तरीके से डायरेक्शंस हैं जस्ट स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि किस तरीके की पॉलिसीज आपको बनानी चाहिए। अब ये एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा फंडामेंटल राइट इन सिचुएशन में वायलेट हो रहा है। इफ अ 13-year-old चाइल्ड इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट, तो 13 साल का बच्चा काम कर रहा है फैक्ट्री में, तो किस लॉ में कहा गया है कि 14 ईयर से कम के बच्चे से आप मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये यहाँ पर वायलेट हो रहा है। अगर कोई पॉलिटिशियन है, वन स्टेट डिसाइड करता है कि लेबरर्स जो हैं दूसरे स्टेट की उस स्टेट में आके काम नहीं कर सकती, तो कौन सा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? राइट टू फ्रीडम, जो कहता है कि आप किसी भी देश में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन, तेलुगु मीडियम स्कूल नहीं खोलने दिया गया उनको केरला में,
तो ये कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जहाँ पर कहा गया है कि जो माइनॉरिटी में है, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, वो खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि नोट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस फॉर बीइंग अ वुमेन, क्योंकि वो सिर्फ एक वुमेन है इसीलिए उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये है राइट टू इक्वालिटी, जहाँ पर कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी एम्प्लॉयमेंट के मामले में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि हमारे देश का कोई भी अपना एक धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ये प्रमोट करता है। जैसे कि आप अपनी अगर नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पर जो देश है उनका पर्टिकुलर अपना एक रिलीजन है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ना ही किसी धर्म को प्रेफरेंस दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई रिलीजन मेजॉरिटी में या माइनॉरिटी में हो सकता है बट कंट्री का नहीं है। सो वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट, किसी भी रिलीजन को ये प्रमोट नहीं करता है, और इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक आप समझ गए होंगे द वे इन विच अ कंट्रीज हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री अडॉप्ट्स इटसेल्फ, कि हमारे देश का जो हिस्ट्री रही है वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से उसको शेप देने में किस तरीके से हेल्प करती है। जैसे कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ की, क्योंकि हमने ब्रिटिशर्स को देखा था, उन्होंने रूल किया है यहाँ पर। फिर देखा कि हिस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ है लोगों के साथ, तो राइट टू इक्वालिटी दिया उन्हें। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हिस्ट्री से ही ली गई है, जो लोगों ने ऑब्जर्व किया सोसाइटी में उस टाइम पर, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू अडहेर टू। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें कुछ ऐसे आइडियल्स पर, कुछ ऐसे आदर्शों पर ये बेस्ड है जो कि एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के नागरिक होने के नाते हम सभी को मानने चाहिए, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि चैप्टर आपका फुटबॉल से ही शुरू हुआ था, अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल अफेक्ट द गेम। अगर हम बेसिक रूल ही चेंज कर देंगे तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एक प्रावधान है कि इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, टाइम के साथ जो चीज़ें बदलनी चाहिए वो बदलाव उनमें हो सकता है। ऑफन अ मेजर चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेजर चेंज होता है, इसका मतलब ये है कि हम देश का जो फंडामेंटल नेचर है उसमें चेंज कर रहे हैं। We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy. नेपाल में हमने देखा 1990 में डेमोक्रेसी वो बना, फिर 2002 में फिर से हट गया, फिर दोबारा से वहाँ पर डेमोक्रेसी आई। तो जिस तरीके से चेंज होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उस तरीके से पूरे देश का जो नेचर है वही बदल जाता है। The different features of Indian constitution outlined above involve complicated ideas that are ऑफन नॉट ईजी टू ग्रास्प। तो जो हमने ऊपर जो फीचर्स पढ़े, इतनी आसानी से आप ग्रास्प नहीं कर पाएंगे इनको, थोड़ा मुश्किल है समझना, थोड़ा सा उन्हें मुश्किल है। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट, लेकिन अभी इतना आपको टेंशन नहीं लेनी है। इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज इन योर हायर क्लासेस, इस बुक में और अपनी हायर क्लासेस में यू विल रीड मोर अबाउट these different features of Indian constitution and understand more substantively when what they mean, और अच्छे से आप समझेंगे कि क्या इनका मतलब है। तो आई थिंक इसी के साथ चैप्टर ये ओवर होता है। यहाँ पर दी अबव फोटोज़, कुछ फ़ोटोज़ आपको गिवन हैं जो कि वेरियस मेंबर्स को दिखा रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कि साइन कर रहे हैं अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट्स फाइनल। इसका सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अब ये फ़ोटो वाइज आपको जैसे सबसे टॉप वाली फ़ोटो में जो प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू वो साइन कर रहे हैं। सेकेंड फ़ोटो में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये साइन कर रहे हैं। एंड थर्ड पिक्चर में ये जयराम दास दौलत राम, उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, देन जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड उनके जो पीछे हैं श्री जगजीवन राम जो कि लेबर मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। चलिए, एनीवेज दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली चैप्टर यहाँ तक आपको क्लियर हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।